दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावशाली और अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। इन नेताओं के बीच विचारों का ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी टकराव था। जिन्ना को लगता था कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, जबकि नेहरू और पटेल की लोकप्रियता गांधी जी के सानिध्य में तेजी से बढ़ रही थी। 1909 के सुधारों के जरिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, यानी मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। यह वह दौर था जब भारत की राजनीतिक जमीन पर हम और वे की दीवार खड़ी की जा रही थी। जिन्ना अभी भी एकता के सूत्र में बंधे थे, लेकिन मंच तैयार हो चुका था एक ऐसे नाटक के लिए जिसका अंत करोड़ों लोगों के खून और आंसुओं से होने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसने न केवल आंदोलन का तरीका बदला बल्कि जिन्ना जैसे वैचारिक नेताओं की जमीन ही हिला दी। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जिन्ना और गांधी दोनों ही वकील थे, दोनों ही गुजराती पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जिन्ना बैठक कक्ष की राजनीति, कानूनी दलीलों और संवैधानिक चर्चाओं के कायल थे, वहीं गांधी जी ने राजनीति को बैठक कक्ष से निकालकर धूल भरी सड़कों पर ला खड़ा किया। 1916 में जिन्ना ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से लखनऊ समझौता करवाया। यह वह समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मेज पर बैठे थे। जिन्ना को लगने लगा था कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पुल बन चुके हैं, लेकिन 1920 का दौर आते आते स्थितियां बदल गईं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाकर एक जन सैलाब खड़ा कर दिया। जिन्ना इस धार्मिक भीड़ वाली राजनीति से बेहद डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सड़कों पर उतरी भीड़ लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अराजकता के लिए है। इसी वैचारिक मतभेद के कारण 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना राजनीति में हाशिए पर चले गए। उन्हें लगा कि गांधी की आंधी में उनकी दलीलें खो गई हैं। हताश होकर वे लंदन चले गए और वहीं अपनी वकालत करने लगे, लेकिन भारत में मुस्लिम लीग का भविष्य धुंधला रहा था। 1930 के दशक में अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान जैसे नेताओं ने जिन्ना को वापस आने के लिए मनाया। वे भारत लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सुलह की चिट्ठी नहीं बल्कि पृथक पहचान का झंडा था।